नेपाल एक बहुत खूबसूरत देश है जहाँ हिमालय के पहाड़ आसमान को छूते हैं, हरे भरे खेत, बहती हुई साफ नदियाँ, घने जंगल और एकदम ताज़ा हवा मिलती है यहाँ। इस देश का सिर्फ नेचर ही नहीं, यहाँ के मंदिर और मोनेस्ट्रीज भी उतने ही खूबसूरत हैं। 2.97 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये देश हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, चाहे वो मंदिरों के बाहर बजने वाली घंटियाँ हो या लोगों से भरी हुई सड़कें। लेकिन 2 जून 2001 के दिन नेपाल में शांति छाई हुई थी। उस दिन वहाँ भीड़ तो थी, लेकिन नेपाल रॉयल फैमिली के घर के बाहर, और वहाँ पे उस दिन नॉर्मल दिनों से ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगी हुई थी। बाहर खड़े हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे, कोई दुखी नजर आ रहा था तो कोई शॉक था, और हो भी क्यों ना, एक ही रात में किसी ने नेपाल की पूरी रॉयल फैमिली को मार डाला था। Nepal, a country shaken, shocked and in turmoil by the of its royal family. One could not expect that such a horrendous act can be enacted. 13 members of the Nepalese royal family now lie dead or wounded. This is the story of a forbidden love affair, a family tragedy and a national nightmare. हर देश में भगवान को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन नेपाल में एक ऐसा टाइम भी था जब वहाँ के किंग को भी उतना ही मानते थे लोग। नेपाल में राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था, किंग को एकता का प्रतीक माना जाता था। किंग के परमिशन के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था वहाँ। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन हमेशा किंग के आदेश के बाद ही लिया जाता था। उनकी इस पावर और लोगों के बीच इज्जत की वजह से नेपाल एज अ कंट्री और वहाँ के लोग भी बिना किसी डर के रहते थे। उन्हें पता था कि उनके किंग सब संभाल लेंगे उनके लिए। इसीलिए कई सालों तक नेपाल में मोनार्की चली, एज इन किंग्स रूल। ऐसे ही एक किंग थे नेपाल के 10th किंग, बीरेंद्र बीर बिक्रम शाहदेव। किंग बीरेंद्र जितने इंटेलिजेंट थे उतने ही रिस्पॉन्सिबल भी थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जब वो नेपाल लौटे तो वो नेपाल की सड़कों पर चलकर वहाँ के रिमोट एरियाज में जाया करते थे, ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि उनके देश में लोग कैसे रह रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की तकलीफ है और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो। ऑल एंड ऑल यू कैन से दिस थिंग कि बीरेंद्र अपने देश के लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, एंड ही वांटेड टू जेन्युइनली इम्प्रूव द लाइवलीहुड, द लाइफ ऑफ नेपाली पीपल। और उन्होंने वैसा किया भी, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज को नेपाल में लाना हो या प्रॉपर रोड्स के कंस्ट्रक्शन हो या एनवायरनमेंट एंड एनिमल प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व्स डेवलप करना हो। पर देश की डेवलपमेंट के लिए इतना सारा काम करना मेंट कि वो हमेशा बिजी रहते थे, इतना बिजी कि वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम भी नहीं बिता पाते थे। लेकिन ही न्यू दिस थिंग कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितना प्यार नेपाल के लोगों को किंग बीरेंद्र पे था, जितना प्राउड वो उनको लेकर होते थे, उतना ही प्राउड और प्यार उनकी फैमिली भी उनसे करती थी। उनकी वाइफ क्वीन ऐश्वर्या राज लक्ष्मी देवी को सिर्फ उनके किंग होने से नहीं, बल्कि उनके काइंड और हेल्पफुल नेचर से भी प्यार था। और वो अपने हस्बैंड की छवि अपने बड़े बेटे प्रिंस दीपेंद्र में भी देखा करती थी। प्रिंस दीपेंद्र बीर बिक्रम शाहदेव यूके के ईटॉन कॉलेज से पढ़ाई करके लौटे थे, और कॉलेज में भी लोग उन्हें एज अ स्मार्ट एंड काइंड पर्सन की तरह देखा करते थे। ही वॉज पॉपुलर इन कॉलेज एंड उनके वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बने थे। और बिल्कुल अपने फादर की तरह दीपेंद्र भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। नेपाल लौटने के बाद पीएचडी के साथ साथ उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इवन पायलट ट्रेनिंग करी थी। यस, ही वॉज अ प्रिंस, लेकिन जस्ट लाइक एनी टिपिकल बॉय उन्हें भी स्पोर्ट्स, कार, स्पीड ये सब पसंद था। इनफैक्ट एक बार उन्होंने नेपाल के रोड्स बंद करवाए थे ताकि वो प्रिंसेस डायना को अपनी स्पोर्ट्स कार में नेपाल की सड़कों पर ड्राइव पर ले जा सके। मे बी ही वांटेड टू वू हर, या फिर मे बी वो प्रिंसेस डायना के सामने ये शो ऑफ करना चाहते थे कि उनके डैड की कितनी पहुंच है, विच इज काइंड ऑफ क्रेजी, आई नो दैट थिंग। अब क्योंकि वो किंग के बेटे थे और बचपन से ही उनके आसपास गन्स वगैरह देखी होंगी उन्होंने, तो इसीलिए उन्हें गन्स रखने का या फिर गन्स कलेक्ट करने का भी बहुत ज्यादा शौक था। और उनके पास कहीं सारी गन्स का कलेक्शन भी था, जैसे कि राइफल हो गई, शॉर्ट गन हो गई, या फिर सब मशीन गन भी थी उनके पास। सो दिस हॉबी काइंड ऑफ मेड हिम वेरी मैनली। लेकिन प्रिंस दीपेंद्र की एक और साइड थी जो कि थी उनकी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट साइड। उन्हें अलग अलग लोगों से बातें करना और आर्टिकल लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो एक जेंटलमैन थे
एंड ही ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। उनकी इस काइंड साइड की वजह से नेपाल के सिटीजन उन्हें बहुत पसंद करते थे और प्यार से उन्हें प्रिंस डीपी बुलाते थे। उनकी इस पर्सनालिटी की वजह से उनके यंगर सिबलिंग्स प्रिंसेस श्रुति और प्रिंस निरंजन अपने बड़े भाई को बहुत ज्यादा मानते थे। प्रिंस दीपेंद्र की लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट था और वो एक अच्छे किंग बनने के लिए तैयार हो रहे थे, ग्रूम हो रहे थे। लेकिन उनकी माँ क्वीन ऐश्वर्या के हिसाब से उनकी लाइफ में एक चीज की कमी थी और वो कमी थी एक वाइफ की, एक ऐसी वाइफ जो उनके बेटे का ध्यान रख सके और उनकी फैमिली को आगे बढ़ा सके। उन्होंने प्रिंस दीपेंद्र के लिए शादी करने के लिए एक लड़की भी देखी हुई थी, लेकिन इट सीम लाइक कि प्रिंस दीपेंद्र उस समय पर तैयार नहीं थे और उनकी मॉम उनसे बार बार पूछती रहती थी शादी के लिए, लेकिन वो हमेशा अपनी मॉम को इस चीज के लिए मना कर देते थे। लेकिन हर माँ की तरह क्वीन ऐश्वर्या भी अपने बेटे की शादी का टॉपिक ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। उन्होंने सोचा था कि वो ट्राई करते रहेंगी और कभी ना कभी तो उनका बेटा उनकी बात मान जाएगा। तो यहाँ एक तरफ क्वीन ऐश्वर्या अपने बेटी की शादी की चिंता में लगी थी और दूसरी तरफ किंग बीरेंद्र नेपाल के डेवलपमेंट के लिए नए तरीके सोचने में बिजी थे। अभी तक नेपाल एक मोनार्की के अंडर था, मीनिंग वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी। कंट्री के डिसीजंस वहाँ के किंग ही लेते थे, लेकिन किंग बीरेंद्र ने इस चीज को चेंज करने की सोची थी और नेपाल के लोग भी यही चाहते थे। किंग बीरेंद्र ने नेपाल में पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का बैन लिफ्ट किया, मतलब कि अब नेपाल में पार्टीज होंगी और किंग की पावर रिड्यूस हो जाएगी। सो इन टर्न नेपाल वॉज अ डेमोक्रेसी नाउ। एवरी फ्राइडे नारायण हिती पैलेस में एक मीटिंग या पार्टी कह लो हुआ करती थी, जहां रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते थे। पैलेस के रूम्स पूरी तरह सजा दिए जाते थे और अलग अलग क्विजीन्स की डिशेस बनती थी वहां। इट वाज बेसिकली अ लैविश फैमिली गैदरिंग। यहाँ सब मिलकर बातें करते थे, एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है ये जानते थे, एंड ऑल्सो कि नेपाल में इन जनरल क्या हो रहा है ये भी डिस्कस होता था वहाँ। इन लोगों में से एक फैमिली थी ज्ञानेंद्र की। प्रिंस ज्ञानेंद्र किंग बीरेंद्र का छोटा भाई है। जितना नेपाल के लोग किंग बीरेंद्र को पसंद करते हैं, उतना ही ज्ञानेंद्र को डिसलाइक करते हैं। ज्ञानेंद्र अपने बड़े भाई का टोटल ऑपोजिट था और उनका बेटा प्रिंस पारस भी बार बार लाइमलाइट में रहता था, बट नॉट फॉर गुड रीजंस। वो बार बार पुलिस रेडार में रहते थे, चाहे वो थाईलैंड में चार्जेस के लिए अरेस्ट होना हो या किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करना। He was for sure a trouble for his family. It was crazy कि कैसे दोनों भाई एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। फिर चाहे वो किंग बीरेंद्र हो या ज्ञानेंद्र हो या फिर प्रिंस दीपेंद्र हो या फिर प्रिंस पारस हो, नेपाल के लोग भी ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि इन लोगों में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि रॉयल फैमिली में भी अंदर ही अंदर इस बारे में गॉसिप होती होगी, क्योंकि चाहे वो हमारा देश हो या फिर नेपाल हो, रिलेटिव्स के जो सिबलिंग्स होते हैं, रिलेटिव्स के जो बच्चे होते हैं या फिर रिलेटिव्स जो होते हैं, उनके बारे में गॉसिप करना हम सभी लोगों को पसंद है, या फिर ये एक चीज़ ऐसी कॉमन है हम दोनों देशों में। अक्सर लोगों में बातें होती थी कि कैसे किंग बीरेंद्र इज द बेटर ब्रदर, और सेम प्रिंस दीपेंद्र के बारे में भी यही कहा जाता था। अलेजिडली नेपाल के लोग खुश थे कि उनके किंग बीरेंद्र जी हैं एंड नॉट ज्ञानेंद्र। चाहते लेकिन हम ज्ञानेंद्र नहीं चाहते। ज्ञानेंद्र नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते ज्ञानेंद्र को? वो हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा है। जून 1, 2008 फ्राइडे, त्रिभुवन सदन, नारायण हिती पैलेस, रॉयल फैमिली के वीकली गैदरिंग का दिन था। वो सब तैयारियां हो चुकी थी। धीरे धीरे अराउंड 8 PM सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। किंग बीरेंद्र की सिस्टर्स, उनके हस्बैंड्स, बच्चे वगैरह सभी लोग। लेकिन प्रिंस ज्ञानेंद्र उस दिन नहीं आ सके बिकॉज ही वॉज इन पोखरा फॉर अ विजिट। पर उनकी कमी पूरी करने के लिए उनकी वाइफ और सन प्रिंस पारस आए थे। प्रिंस दीपेंद्र भी उस समय वहां थे। डाइनिंग रूम में मौजूद लोग ये साफ देख पा रहे थे कि ही वॉज टिप्सी, लेकिन ही वॉज अ यंग ब्लड, तो किसी ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। प्रिंस दीपेंद्र ने पहले कुछ देर पूल खेला और फिर 1-2 पेग विस्की पी। ही वॉज सो ड्रंक कि अब वो स्टटर करके बात कर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे और वहां के लोगों से बिना मतलब के मिसबिहेव कर रहे थे। वहां खड़ा ऑलमोस्ट हर इंसान प्रिंस दीपेंद्र के इस बिहेवियर से थोड़ा शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने प्रिंस को कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। प्रिंस तो यूजुअली सबसे काइंडली और रिस्पेक्ट से बात करते थे। सो इट वॉज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग, इतना एम्बैरेसिंग कि किंग बीरेंद्र को शर्म के मारे अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहना पड़ा। प्रिंस बीरेंद्र के भाई निरंजन और पारस अपने भाई की ऐसी हालत नहीं देख पा रहे थे। सो उन दोनों
उन्होंने प्रिंस को उनके पर्सनल रूम तक एस्कॉर्ट किया। दीपेंद्र को इतनी चढ़ गई थी कि ही स्टार्टेड वॉमिटिंग बट ही वाज़न्ट डन येट। बाथरूम से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी असिस्टेंट से एक सिगरेट मंगवाई और अपने एक दोस्त को फोन लगाकर उससे बातें करने लगे थे वो। बट इट वॉज क्लियर कि उस समय पे प्रिंस स्ट्रेस लग रहे थे। बट मीनवाइल सभी गेस्ट इस पॉइंट पर अब ड्राइंग रूम में आ चुके थे। दे वर ट्राइंग टू फॉरगेट कि कुछ मोमेंट पहले वहां पर क्या हुआ था और सभी लोग अब वापस गप्पों में बिजी हो गए थे और सभी लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर सोफे पे बैठे थे। कोई अपनी ट्रिप्स के बारे में डिस्कस कर रहा था तो कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा था वहां पर। और मोस्टली जितने भी मेन थे वहां पर वो सभी लोग अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए पूल खेल रहे थे। किंग बीरेंद्र और क्वीन ऐश्वर्या का ध्यान मोस्टली तो पार्टी पर ही था, लेकिन दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि क्या उनका बेटा ठीक होगा या नहीं। एंड इवन वाइल अटेंडिंग दिस पार्टी ये चिंता उन्हें बार बार खाए जा रही थी। 9 PM ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो ना पैलेस का बॉडीगार्ड था और ना ही गेस्ट का कोई +1, ड्रेस्ड इन फुल कैमोफ्लेज आउटफिट, अ कैप कवरिंग हिज फेस, आर्म्ड विद असॉल्ट राइफल्स एंड ऑटोमेटिक गन्स। पहले तो किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी थी। फिर जब उसने हवा में 2 बार फायरिंग की तब लोगों को रियलाइज हुआ कि उनके बीच एक अनवांटेड इंसान है। सभी लोग के फेसेस पर एक कंफ्यूजन का लुक था जो जल्द ही टेरर में बदल गया था जब उस आदमी ने गन सीधा चेयर पर बैठे किंग बीरेंद्र के ऊपर तानी। उसने किंग पर एक गोली चलाई और वहां से सीधा चला गया। एवरीवन वाज हॉरिफाइड। कुछ लोग फ्रीज हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स अगो एवरीथिंग वाज फाइन और अब किंग चेयर पर घायल पड़े थे। पर तभी उन्हें गन रिलोड होने की आवाज आई। वो मास्क मैन वापस आया और इस बार उसके हाथ में कुछ मशीन गन थी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 बुलेट होल्स थे किंग बीरेंद्र के शरीर में। गोली का फोर्स इतना ज्यादा था कि किंग का शरीर चेयर से स्लिप होकर नीचे फ्लोर पर गिर गया था। और क्वीन ऐश्वर्या जो अभी तक किंग के साइड में बैठी हुई थी, फायरिंग देखकर अब अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागने लगी थी। मीनवाइल रूम में जितने भी गेस्ट आए थे उस समय पर वो गन फायरिंग की आवाज सुनकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। कोई वहां पर अपनी जान बचाने के लिए सोफे के पीछे छुप रहा था या फिर कुछ लोग वहां पर कबर्ड के पीछे छुप रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि आदमी कौन है, इसका मोटिव क्या है, लेकिन सबको ये चीज क्लियरली पता चल गई थी उस टाइम पर कि इस आदमी के ऊपर खून का भूत सवार है। मास्कमैन ने इस मशीन गन से पूरे रूम में अंधाधुन फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। उसने रूम के हर एक कोने में फायरिंग करी ताकि कोई भी वहां से बच ना सके। और जब फायरिंग रुकी तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग दैट रूम वाज अ मेस। दीवारों, सोफा, कबर्ड, हर जगह बस बुलेट्स के होल थे और जमीन पर बिखरी हुई थी। लेकिन द गनमैन ही वाज़न्ट डन। उसकी आंखें पूरे रूम को स्कैन कर रही थी मानो वो किसी पर्टिकुलर इंसान को ढूंढ रहा था। रूम में सब लोग थे एक्सेप्ट क्वीन ऐश्वर्या। तभी उसे बाहर गार्डन में रेड साड़ी में एक औरत भागते हुए दिखी। उसे पता था कि वो क्वीन ही है और ये देखते ही वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए गार्डन में गया। प्रिंस निरंजन भी उसी रूम में छुपे हुए थे और उन्होंने उस गनमैन को अपनी माँ के पीछे जाते हुए देख लिया था। ही हैड लॉस्ट हिज फादर, लेकिन अब वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाहते थे। गनमैन क्वीन के पास पहुंचा, उसने क्वीन पर गन तानी। तभी प्रिंस निरंजन उसके और क्वीन के बीच में खड़े हुए। प्रिंस निरंजन ने उस आदमी से अपने मॉम को ना मारने की भीख मांगी। ऐसा मत करो प्लीज, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार लो। लेकिन प्रिंस भूल गए थे कि जो इंसान इतने सारे लोगों पर बिना किसी वजह ओपन फायरिंग कर सकते हैं उसमें दया जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। और तभी गार्डन में गन शॉट्स की आवाज सुनाई दी। प्रिंस निरंजन एंड क्वीन ऐश्वर्या की बॉडीज गार्डन में गिरी हुई थी एंड दे वर बोथ। और उस रात नारायण हिती पैलेस में सिर्फ लोगों की चीखने की आवाज और गन शॉट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। नाउ वैसे तो हर दिन पैलेस में कई सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स होते थे, लेकिन उस दिन सिर्फ 3 बॉडीगार्ड्स और 7 ऑफिसर थे वहां, बिकॉज ऑफ विच एवरीवन वाज कॉट ऑफ गार्ड एंड किलर इतनी आसानी से इतने सारे लोगों को मार पाया था। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो दे वर शॉक्ड। हर जगह, चाहे वो दीवार हो या फर्नीचर हो, हर तरफ सिर्फ खून ही खून था और जमीन पर कई सारी थी। कुछ ड्राइंग रूम में, कुछ गार्डन में तो कुछ स्टेयर्स पर। किसी की टोपी गिरी हुई थी तो किसी का शू। इन टोटल 8 लोग मारे गए थे यहाँ, इंक्लूडिंग किंग बीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्या, प्रिंस निरंजन और
प्रिंसेस श्रुति। पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इतना कुछ हो गया, इतनी गोलियां चली, इतने लोग चिल्लाए, लेकिन प्रिंस दीपेंद्र कहाँ थे? क्या उन्होंने कुछ सुना नहीं? पुलिस ने उनके बेडरूम में देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं थे। पुलिस वर सर्चिंग ऑन द प्रॉपर्टी फॉर एविडेंस, लेकिन तभी उन्हें गार्डन के पास वाले फुट ब्रिज पर एक बॉडी और मिली। बॉडी के पास खून था और चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब पुलिस ने बॉडी का फेस ध्यान से देखा तो दे वर लेफ्ट इन शॉक। इट वाज प्रिंस दीपेंद्र हिमसेल्फ। उनके सर पर गोलियां मारी गई थी, बट ही वाज स्टिल ब्रीथिंग। उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उन्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज ही वाज द ओनली मेंबर ऑफ किंग्स फैमिली हु वाज अलाइव। अगले दिन नॉर्मली बिजी और चहल पहल से भरा हुआ नेपाल बिल्कुल शांत हो गया था। लोग अपने घरों में किंग और उनकी फैमिली के जाने का शोक मना रहे थे और एक बड़ी क्राउड पैलेस के बाहर खड़ी थी। सब बस पैलेस के अंदर की एक झलक देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि किलर कौन था। लोग रो रहे थे, कुछ लोग सर झुकाए हुए खड़े थे और कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि उसने ये सब किया होगा। मुझे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है। वहां खड़े हुए लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान पा रहे थे कि जिस आदमी का नाम इन सब चीजों के लिए लिया जा रहा है वो एक्चुअल में किलर था। और मान भी कैसे सकते थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने इसे बचपन से देखा था। उनका अपना प्रिंस डिपी अपने ही परिवार का खून कैसे कर सकता है? आखिर क्या रीजन हो सकता था? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? ये तो प्रिंस ही बता सकते थे, लेकिन फिलहाल वो हॉस्पिटल में थे, वो भी इन अ कोमा। किंग की फैमिली के सभी मेंबर्स दे वर नो मोर, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मोनार्की, जो किंग का सन होता है उसे किंग क्राउन किया जाता है इन केस अगर किंग को कुछ हो जाता है तो। सो इन दिस केस प्रिंस दीपेंद्र सोल सर्वाइवर थे, सो ही वॉज क्राउन्ड एज द किंग इवन दो ही वॉज स्टिल इन कोमा। सब लोग बस इंतजार कर रहे थे और प्रे कर रहे थे कि उनके नए किंग बच जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली किंग दीपेंद्र वॉज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड ऑन 4 जून 2001। सैडली उनके अंतिम संस्कार के दिन उनके घर से कोई रिलेटिव नहीं आया था। किंग दीपेंद्र की डेथ के साथ उनका मोटिव अब जान पाना मुश्किल था, लेकिन उनके फैमिली वालों को उनके इस क्राइम करने के पीछे के रीजन की थोड़ी सी भनक थी। अलेजिडली किंग दीपेंद्र जब यूके के ईटॉन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां उनकी मुलाकात हुई थी देव यानी राणा से। दोनों पहले अच्छे दोस्त बने एंड देन दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। यूके से वापस आने के बाद प्रिंस दीपेंद्र अपने पेरेंट्स को बार बार मना रहे थे कि वो देव यानी से शादी करना चाहते हैं, बट क्वीन वॉज अगेंस्ट इट। और ऐसा नहीं था कि देवयानी कोई छोटे घर से बिलोंग करती थी। देवयानी राणा इंडिया के वन ऑफ द रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उनके डैड नेपाल के बड़े पॉलिटिशियन भी थे। इनफैक्ट देवयानी की लाइफस्टाइल इतनी लैविश थी कि प्रिंस दीपेंद्र से शादी करने के बाद उसे अपनी लैविश लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, बिकॉज द किंग्स फैमिली वॉज नॉट एज रिच एज हर्स। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? अलेजिडली क्वीन ऐश्वर्या को देवयानी पसंद नहीं थी क्योंकि देवयानी की दादी वॉज अ मिस्ट्रेस, जिसकी वजह से क्वीन देवयानी को प्योर नहीं मानती थी। बट प्रिंस दीपेंद्र ट्रूली लव्ड देवयानी, इतना कि वो अपना प्रिंस का स्टेटस तक छोड़ने के लिए तैयार थे जस्ट टू मैरी हर। बट इट इज सेड कि देवयानी नहीं चाहती थी कि प्रिंस अपना स्टेटस छोड़ें बिकॉज शी वांटेड टू बी द क्वीन। अब प्रिंस के पास कोई चॉइस नहीं थी बट अपने पेरेंट्स को मनाने का, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उनकी मॉम केप्ट ऑन सेइंग नो, जिसकी वजह से प्रिंस दीपेंद्र और क्वीन का रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा था। इनफैक्ट 1 जून की रात को भी प्रिंस दीपेंद्र ने देवयानी को 2 बार कॉल किया था। एक बार जब उन्हें रूम में लाया गया था बिकॉज ही वॉज मिसबिहेविंग, और दूसरी बार तब जब वो अलेजिडली कैमोफ्लेज आउटफिट पहनकर फायरिंग के लिए जा रहे थे। बट अगेन प्रिंस एक वायलेंट नेचर के इंसान तो थे नहीं, वेल एटलीस्ट ऑफ व्हाट वी नो, नॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बंद दरवाजों के पीछे और अपनों के बीच में प्रिंस का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग था। अलेजिडली प्रिंस को हार्ड एल्कोहल और हैश बहुत ज्यादा पसंद था। इतना ही नहीं, ही लव्ड एनिमल्स और उन्हें मरते हुए देखना उन्हें पसंद था। ऑल्सो एलिजिडली प्रिंस और उसके पेरेंट्स के बीच कभी लविंग रिलेशनशिप था ही नहीं। बचपन से ही किंग एंड क्वीन ने कभी प्रिंस पर ध्यान ही नहीं दिया था। प्यार से बात करने के बजाय वो हमेशा प्रिंस पर चिल्लाते रहते थे।
तो इसीलिए प्रिंस बचपन से ही वायलेंट थे। वो बच्चों को मारते थे, उन्हें बुली करते थे, कांच तोड़ना, अपने पर्सनल असिस्टेंट को मारना, पिजन्स और रैट को कैप्चर कर उन्हें टॉर्चर करना, ये सब प्रिंस दीपेंद्र की पर्सनालिटी का एक पार्ट था जो वो सक्सेसफुली काफी लोगों से छुपाए हुए थे। और बहुत बारी ऐसा होता भी है कि जब किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से लव नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता, अफेक्शन नहीं मिलता, तो वो पर्पसफुली अग्रेसिव या फिर वायलेंट बिहेव करते हैं जस्ट टू गेट सम अटेंशन फ्रॉम देयर फैमिली। और कहीं ना कहीं अगर ये सारी बातें सच है, ये सारे के सारे आर्टिकल सच हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे ट्रबल का कॉज भी यही था, प्रिंस का अपने पेरेंट्स का अटेंशन मांगना। फिर चाहे वो अटेंशन उन्हें रॉन्ग रीजंस की वजह से क्यों ना मिले, ही वाज जस्ट क्रेविंग फॉर इट। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सोशियोपैथ्स और साइकोपैथ्स होते हैं वो बचपन में एनिमल अब्यूज एंड किलिंग करते हैं। इट्स जस्ट समथिंग दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड टाइम एंड टाइम अगेन। टेड बंडी का एग्जांपल ले लो या फिर डामर का एग्जांपल ले लो तुम लोग, दे ऑल हैड दीज टेंडेंसीज ओनली। सो समवेयर आई फील प्रिंस दीपेंद्र का इन किलिंग्स के पीछे होना इज पॉसिबल। नाउ पैलेस में जो आई विटनेस थे उनके अकॉर्डिंग इट वाज दीपेंद्र जिसने ये किलिंग्स की थी। प्रिंस ही थे जो कैमोफ्लेज आउटफिट में ड्राइंग रूम के बाहर अपने फादर की तरफ गन तान कर खड़े हुए थे, जिसने अपने छोटे भाई या बहन को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। And I just saw him walk in full uniform with boots and gloves and It was a bloody scene. So many blood all over the places. Well, I know it's so sad. A moment ago we were talking and suddenly they are not there. प्रिंस दीपेंद्र ने सिर्फ 3 मिनट में 8 लोगों की जान ले ली थी, यही कहना था इन्वेस्टिगेशन टीम का। लेकिन नेपाल के लोग ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उनके प्रिंस दीपी ने ये सब किया है। वही प्रिंस दीपी जो सबको प्यार से ट्रीट करता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। वही प्रिंस दीपी जिनके किंग बनने के लिए पूरा नेपाल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। He was supposed to be the better brother. ऐसे तो नहीं लगता है, सरकार ने ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी पत्रिका में जितना वो आया वो अंदर तो कोई देख नहीं सकता है ना। हमें तो ये नहीं लगता है, क्योंकि इतने बड़े घराने के आदमी, इतने देशवासी को हैंडलिंग करने वाले आदमी ये ऐसा करेंगे, इतना नीच बुद्धि उनका होगा, ये तो नहीं लगता। I don't believe King Birendra Dipendra did this to his family. No, nobody believes this thing. No, he couldn't have done this. No. एक बार के लिए लोग ये मानने के लिए तैयार थे कि प्रिंस पारस इन किलिंग्स के पीछे थे, कंसिडरिंग हिज वायलेंट पास्ट। लेकिन प्रिंस दीपेंद्र, दैट वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर पीपल इन नेपाल। किंग की पूरी फैमिली की डेथ होने की वजह से अब किंग बीरेंद्र के भाई प्रिंस ज्ञानेंद्र को किंग क्राउन किया जाने वाला था। लेकिन नेपाल के लोगों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लोग सड़कों पर उतर आए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू किंग। ज्ञानेंद्र सरकार मुर्दाबाद, Which सरकार? ज्ञानेंद्र सरकार मुर्दाबाद, ज्ञानेंद्र मुर्दाबाद। हम राजनीति, I hate politics. You hate politics? अच्छा, are you against ज्ञानेंद्र? You don't? Yes. आप ज्ञानेंद्र का राजा बनाना चाहते हैं? और उनका गुस्सा किंग ज्ञानेंद्र की तरफ तब ज्यादा बढ़ा जब उन्होंने कहा कि मैसेकर वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल फायरिंग। ये सुनने के बाद लोगों के बीच में कंस्पिरेसी थ्योरी फैलने लगी थी। उनमें से जिस थ्योरी पर लोग सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं वो ये थी दैट इट वाज ज्ञानेंद्र जो इन किलिंग्स के पीछे था, क्योंकि हर बार ज्ञानेंद्र गैदरिंग में आते थे, लेकिन उस दिन बड़े कन्वीनियंटली वो नहीं आए। एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने सारे लोग बुरी तरह घायल हुए लेकिन प्रिंस पारस को सिर्फ एक माइनर सी चोट लगी थी। लोगों का ये भी मानना था कि ये सारा प्लान ज्ञानेंद्र का था, बिकॉज ही वांटेड टू बी द किंग सो बैड। लेकिन परिवार में ज्ञानेंद्र को छोड़ के तो कोई बचा ही नहीं। यही तो, इसलिए तो कोई नहीं चाहता कि परिवार में सब, जब घटना हुआ घर में, एक रूम में घटना हुआ तो राज परिवार का सब खत्म होना चाहिए। वो बीच में कैसे हो गया ऐसा? मतलब आप कह रहे हैं वो कैसे बच गया? वो कैसे बच गया? आप लोगों को यह आशंका है कि वो कैसे बच गया? उसका परिवार बच गया, उसका बेटा बच गया। एक ही करके बोले, आप बोले। उसका परिवार है ना, हाँ, बीबी बच गया, बेटा बच गया, उसका सब अपना जो था ना ज्ञानेंद्र का वो बच गया। उसका लड़का पारस है ना, वो देश का हराम आदमी है। लेकिन एक चीज जो नेपाल के लोग भूल गए थे कि वहाँ आई विटनेसेस थे।
और सब ने अपनी आंखों से प्रिंस दीपेंद्र को बेरहमी से फायरिंग करते हुए देखा था। बट स्टिल नेपाल के लोग इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें थी इस केस से रिलेटेड जो उन्हें किंग दीपेंद्र को किलर मानने से रोक रही थी। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज पैलेस में इतनी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उस दिन सिक्योरिटी इतनी कम क्यों थी? पुलिस ने विक्टिम्स की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? फॉरगेट दैट, प्रिंस दीपेंद्र वाज सेड टू बी ड्रंक दैट नाइट। तो पुलिस ने प्रिंस दीपेंद्र का ड्रग टेस्ट क्यों नहीं करवाया? प्रिंस दीपेंद्र राइट हैंडेड थे, लेकिन उनके सर के लेफ्ट साइड पर गोली लगी थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि जब कोई इंसान अपनी जान लेने की कोशिश करता है, स्पेशली यूजिंग अ गन, तो वो मोस्टली बॉडी के 3 स्पॉट्स पर खुद को शूट करता है। इनसाइड द माउथ, चिन के नीचे, या फिर अपने डोमिनेंट साइड के टेम्पल पर। और यहाँ तो प्रिंस दीपेंद्र के लेफ्ट साइड पर गोली लगी थी। ऑल्सो एक चीज जिससे लोग किंग ज्ञानेंद्र के इन्वॉल्व होने की थ्योरी को मानने लगे थे वाज द फैक्ट कि केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रेस में रिलीज करने से पहले किंग ज्ञानेंद्र ने उसे चेक किया था और फिर ही उस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। और रिपोर्ट रिलीज होने के बाद भी न्यूज वालों को क्वेश्चंस पूछना अलाउड नहीं था उनसे। सो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि किंग ज्ञानेंद्र ने रिपोर्ट में से सारी वो इन्फो हटा दी थी जो कि उनके इन्वॉल्वमेंट को क्लियरली जताता होगा। एज यू ऑल माइट हैव गेस्ड, people were not supportive of King Gyanendra. So much so कि King Gyanendra was the last king of Nepal. 2008 में उन्हें किंग की पोजीशन से निकाल दिया गया था and Nepal was declared as a complete democracy. इस मैसेकर को 17 साल होने वाले हैं, लेकिन लोग आज भी ये नहीं मानते हैं कि आई विटनेसेस ने जो कहा था वहां पर कि उन्होंने किंग दीपेंद्र को देखा था वहां पर, वो पॉसिबल हो सकता है। और वो शायद से ये चीज़ कभी मानेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात तो था कि प्रिंस दीपेंद्र को या फिर उनके प्रिंस डिपी को बचपन से देखा था। और ये भी कहीं सारे नेपाल के लोग मानते हैं कि प्रिंस डिपी अपने पूरे के पूरे परिवार को सिर्फ एक इस रीज़न की वजह से नहीं मार सकते हैं कि उनकी शादी देवयानी से नहीं हुई। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस देवयानी को इन किलिंग्स के साथ बार बार जोड़ा जा रहा है वो देवयानी राणा आखिर है कहाँ? वेल, किलिंग्स के अगले दिन से ही देवयानी राणा एलिजिडली इंडिया आ गई थी और आज भी यहीं रह रही हैं वो। ना वो कभी नेपाल गई और ना कभी उन्होंने प्रिंस दीपेंद्र का जिक्र किया। इन द प्रेजेंट टाइम नारायण हिती पैलेस एक म्यूजियम बन चुका है जहां रोज लोग फैसिनेशन के साथ देखने आते हैं वो रूम और गार्डन जहां मैसेकर हुआ था। आज भी वॉल्स पर उन बुलेट्स के होल हैं जिसने 8 लोगों की जानें ली थी। सो दैट वाज द केस ऑफ रॉयल मैसेकर इन नेपाल। एंड मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे बहुत सारे लोग नेपाल से देखते हैं, सो उन लोगों को मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस केस की जो भी है उसके सोर्स मैंने नीचे दे रखे हैं। एंड येस, देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा, लेकिन पूरा की पूरी कोशिश करी गई है कि आई एम एज एक्यूरेट एज रिपोर्ट्स। और इसी के साथ ये केस अभी यहीं पर समाप्त होता है गाइस। बिफोर यू गो, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पर हम वही बनाते हैं। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक गाइस। बाय बाय।